Hi guys, I am Dixit Kapadia. I hope you would be fine and healthy. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्किप किए बगैर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर लोन की कि सिक्योर लोन किसे कहते हैं। दोस्तों सिक्योर लोन यानी ऐसी लोन जिसमें बैंक आपसे सिक्योरिटी के तौर पर आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेती है, या तो कोई ऐसी चीज जैसे कि गोल्ड हो गया वो अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रख लेती है। दोस्तों अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन के बारे में। अनसिक्योर लोन यानी कि ऐसी लोन जिसमें बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेती, लेकिन दोस्तों यह लोन में आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर ऐसी लोन आपको मिल सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा अनसिक्योर लोन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अनसिक्योर की बात करूं तो इसमें पर्सनल लोन का समावेश होता है। पर्सनल लोन एक तरह की अनसिक्योर लोन होने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो 600 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करो अनसिक्योर लोन के बारे में तो इसमें सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, उसके अलावा ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी और बिजनेस लोन, ये सारी लोन अनसिक्योर लोन है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि अनसिक्योर लोन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।
तो दोस्तों अब मैं आपको सिक्योर लोन के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिससे आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। और ऐसे ही लोन के रिगार्डिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ऑन करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम होम लोन के बारे में जानेंगे, जैसे कि होम लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है एंड होम लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब बात करते हैं होम लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों इसको मैं आपको दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा है सैलराइड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो इसमें एप्लीकांट एंड को एप्लीकांट दोनों का 1 साल का बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर दोस्तों उनके पास करंट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वह सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट भी लोन के लिए दे सकते हैं। अब दोस्तों होम लोन के अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो जिसको भी होम लोन चाहिए उनको उनके बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। अभी दोस्तों बिजनेस प्रूफ की बात करो तो बिजनेस प्रूफ में जीएसटी या तो गुमास्तादारा या तो करंट अकाउंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स बिजनेस प्रूफ के तौर पर चलेगा। दोस्तों होम लोन के अदर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो होम लोन जिसको भी चाहिए उसको उनके घर का यानी कि रेसिडेंशियल का प्रूफ देना पड़ता है। यानी कि रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अगर वह रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी हो, ये दोनों चीज में से कोई भी आप लोन के लिए दे सकते हो। अब दोस्तों 4th नंबर में बात करूं यानी कि होम लोन के लिए अदर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो वह आती है ऑडिट फॉर्म। जिन लोगों को होम लोन चाहिए उनको उनके धंधे से रिलेटेड ऑडिट फॉर्म 3 साल के देने पड़ेंगे। अगर वह ऑडिट फॉर्म बिजनेस के नहीं भरते तो वह इंडिविजुअल भी चल जाते हैं। दोस्तों सिक्योर लोन में होम लोन, मॉर्गेज लोन जिसको हम सब लेब भी कहते हैं, इसके अलावा दोस्तों रिनोवेशन लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, प्लॉट परचेज लोन, कमर्शियल परचेज लोन, इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी परचेज लोन, ये सारे लोन जो है सिक्योर लोन है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो या तो मतलब कि प्लॉट मॉर्गेज, कॉमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल शेड मॉर्गेज, एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन, इसके अलावा दोस्तों लोन अगेंस्ट एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलने वाली लोन, ये सारी लोन जो है वो सिक्योर लोन में आती है। एंड दोस्तों होम लोन के अदर्स डॉक्यूमेंट्स में बात करूं तो जिन लोगों को होम लोन चाहिए उसको उनके धंधे से रिलेटेड ऑडिट फॉर्म यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल के बैंक को देने पड़ेंगे। अगर वह लोग 3 साल के रिटर्न नहीं भरते तो भी उनको लोन मिल सकती है। दोस्तों होम लोन लेने के लिए 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न होना बहुत ही अनिवार्य है, मगर दोस्तों कोई लोगों ने 3 साल के रिटर्न नहीं भराए होते। दोस्तों उन लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर उनके पास 3 साल के रिटर्न नहीं है या तो आईटी रिटर्न भरे हुए हैं बट 1 साल से ज्यादा यानी कि 1 या 2 साल के भरे हुए हैं, फिर भी उनको होम लोन मिल सकती है। बट ऐसे केसेस में दोस्तों नेशनलाइज्ड बैंक्स उनको लोन नहीं देगी। होम लोन लेने के लिए उनको कोऑपरेटिव बैंक्स या तो एनबीएफसी के पास उनको जाना पड़ेगा। उन लोगों को बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंक्स है यानी एनबीएफसी है जो कि आईटीआर के बगैर भी उन लोगों को होम लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड एनबीएफसी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, यह सारे बैंकों का जो क्राइटेरिया एंड पॉलिसीज है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग है। दोस्तों ऐसी बैंक कैसे केसेस पर होम लोन देती है, अगर आपको भी यह जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस विषय पर जानना होगा तो इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो यूट्यूब पर बनाकर पोस्ट कर दूंगा। अब दोस्तों बात करूं होम लोन के लिए अदर्स डॉक्यूमेंट्स की, तो अब आपको मतलब जिन लोगों को होम लोन लेनी हो उनको उनका जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है यानी कि जो वो परचेस करने वाले हैं प्रॉपर्टी, बाय करने वाले हैं प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी की पूरी एक मास्टर फाइल बैंक को या तो जो एजेंसी के पास आप लोन करा रहे हो उन लोगों को यह कॉपी देनी पड़ेगी। एंड उसके बाद ही दोस्तों होम लोन के लिए आप आगे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक सैलराइज्ड पर्सन हो और अगर आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे,
तो दोस्तों सबसे पहले आपको यानी एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी बैंक में सबमिट करानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक बैंक सैलरी कस्टमर हो तो आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बैंक या तो लोन एजेंसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां आप लोन की प्रोसेस करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कैश सैलरी यानी कि अगर आपका पगार, जिन लोगों का पगार कैश में आता है तो उन लोगों को जहां वह काम करते हैं वहां एचआर या ऑथोराइज पर्सन के पास से सैलरी सर्टिफिकेट मांगकर या लिखवा करके बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट कराना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप एक बैंक सैलरी कस्टमर हो तो आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बैंक या लोन एजेंसी को देना पड़ेगा। और अगर आप एक बैंक सैलरी कस्टमर से तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप आपको बैंक में या तो लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। और दोस्तों बात करूं अदर्स डॉक्यूमेंट में तो आपके 2 साल के या 3 साल के फॉर्म 16 की जेरॉक्स कॉपी बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। और अगर आप एक कैश सैलरी कस्टमर है तो आपको आपके 3 साल के आईटी रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी बैंक या लोन एजेंसी को सबमिट करानी पड़ेगी। अब दोस्तों होम लोन के लिए अदर्स डॉक्यूमेंट्स में बात करूं तो अगर आप एक रेंटेड पर्सन हो यानी कि आप रेंट पर रह रहे हो तो रेसिडेंस प्रूफ के तौर पर आपको आपके घर का रेंट एग्रीमेंट की जेरॉक्स कॉपी बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। और अगर आपका खुद का मकान है अभी जहां आप रह रहे हो तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आपको बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गई रेसिडेंस प्रूफ की। ऐसे ही दोस्तों मैंने जैसे आप पहले बताया इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है या आपके फॉर्म 16 नहीं आते फिर भी आपको जो है होम लोन मिल सकती है, बट डिपेंड करेगा बैंक की क्राइटेरिया एंड पॉलिसीज के तौर पर। दोस्तों अगर आपको होम लोन लेनी हो तो जहां आप वर्कआउट कर रहे हो उसको कम से कम 2 या 3 साल होने बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के आपको जो है होम लोन मिल सकती है। दोस्तों दूसरी चीज, अगर आपको होम लोन करानी है तो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यानी आप जो बाय करने वाले हो प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी की पूरी मास्टर फाइल आपको बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको यह बताऊंगा कि होम लोन पर कितना ईएमआई आएगा। दोस्तों बेसिकली होम लोन का जो ईएमआई है वो 1 लाख पर 700 रुपीज से लेकर के 1000 रुपीज तक का ईएमआई आता है। बेसिकली समझने के लिए यदि आप 20 ईयर के लिए लोन ले रहे होते हो तो 1 लाख पर 700 से 800 तक का ईएमआई कैलकुलेशन अगर हम करें उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप 20 लाख का लोन लेने जा रहे हो बैंक में और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार महीने का 1 लाख पर 1000 रुपीज का ईएमआई अगर आता है तो 20 लाख की अगर लोन आप ले रहे हो तो आपका 20,000 का ईएमआई 20 ईयर के लिए आपको आएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि आपको कितनी होम लोन मिल सकती है तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि बैंक जो है वो FOIR के अनुसार ही आपको होम लोन देती है। अब FOIR क्या है? FOIR यानी कि फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो जिसे कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या है थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इसके विषय पर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो ये तो बात हो गई होम लोन की। अब मैं आपको बताऊंगा मॉर्गेज लोन के बारे में। दोस्तों अगर आपको भी मॉर्गेज लोन लेनी हो तो मॉर्गेज लोन आपको कैसे मिलेगी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये अब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्गेज लोन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आपको मॉर्गेज लोन लेनी हो तो आपका खुद का मकान होना चाहिए, तभी जाकर के आपको मॉर्गेज लोन मिल सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मॉर्गेज लोन खुद के मकान पर ही आपको मिल सकती है। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्गेज लोन के लिए एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों के आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। होम लोन समझाने के लिए मैंने दो टाइप मतलब दो प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक था सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा था सैलराइड। सेम इसी तरह से इसमें भी मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलराइड दोनों का अलग अलग पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में समझाऊंगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपका और आपके को एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट में आप हो गए और को एप्लीकेंट में आपके वाइफ भी चलती है, आपकी मदर भी चलती है, या तो आपका भाई भी चलता है, कोई भी आप को एप्लीकेंट के तौर पर कुछ भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करूं एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट का आधार कार्ड पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा मॉर्गेज लोन के लिए। दूसरी चीज, आपका 1 साल का करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक में या तो लोन एजेंसी में देना पड़ेगा। यदि दोस्तों आपके पास इनकम प्रूफ या बिजनेस प्रूफ नहीं है तो मैंने होम लोन में भी बताया था, मतलब होम लोन के डॉक्यूमेंट्स के जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी उसमें भी बताया था कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ या बिजनेस प्रूफ नहीं है फिर भी आपको जो है होम लोन मिल सकती है। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों आपको मॉर्गेज लोन भी मिल सकती है, यानी कि आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है या बिजनेस प्रूफ नहीं है फिर भी आपको मॉर्गेज लोन मिल सकती है दोस्तों। बट ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बैंक से लोन ले रहे हो, क्योंकि हर वो बैंक का क्राइटेरिया एंड पॉलिसीज अलग अलग रहती है। लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो है आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स। दोस्तों आपको आपकी प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबकी एक जेरोक्स कॉपी निकाल करके आपको बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में जो मैंने ये मॉर्गेज लोन के डॉक्यूमेंट्स में बताया वो आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों बात करता हूँ सैलराइड की। तो सैलराइड में बिल्कुल सेम ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। सैलराइड पर्सन है तो सैलराइड के लिए बिजनेस प्रूफ के अलावा उसमें आएगा 6 मंथ की सैलरी स्लिप एंड आएगा 2 साल के फॉर्म 16। अगर आप एक बैंक सैलराइड कस्टमर हो तो आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक या लोन एजेंसी में सबमिट कराना पड़ेगा। और यदि आप एक कैश सैलराइड कस्टमर हो तो आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट बैंक या तो लोन एजेंसी में सबमिट कराना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करो तो आपका अगर आप मतलब एक बैंक सैलराइड कस्टमर हो तो आपका 3 साल का फॉर्म 16 बैंक में या तो लोन एजेंसी में सबमिट कराना पड़ेगा। यदि आप एक कैश सैलराइड कस्टमर हो तो आपका 3 साल का आईटी रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपको बैंक या तो लोन एजेंसी में सबमिट कराना पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों सेम जैसे मैंने पहले बताया हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड में रेसिडेंस प्रूफ में उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा। लाइक इसी में भी अपने आप मतलब घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आपको बैंक या तो लोन एजेंसी में सबमिट करानी पड़ेगी। दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको आपके प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी अटैच करके आपको बैंक और लोन एजेंसी में आपको सबमिट करानी पड़ेगी, ताकि बैंक या तो लोन एजेंसी वाले आपकी जो मतलब मॉर्गेज लोन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकें।
उम्मीद करता हूँ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो सैलरीड पर्सन हो और अगर आपको मॉर्गेज लोन लेनी हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आपको पता चल गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लोन की। तो दोस्तों अगर आपको कंस्ट्रक्शन लोन लेनी हो तो जो मैंने होम लोन और मॉर्गेज लोन में डॉक्यूमेंट्स बताए वही डॉक्यूमेंट्स इसमें आएंगे, बट इसमें एक डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल लगेगा, वो है आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो आपको इसमें रखना पड़ेगा। यानी कि जिसके पास, जिस इंजीनियर के पास आप मतलब कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया हुआ है उसके पास जाकर के आपको एक उसके लेटर पेड पे ये कंस्ट्रक्शन का पूरा कोटेशन आपको लिखा कर बैंक या तो लोन एजेंसी में सबमिट कराना पड़ेगा और उस बेसिस पर उसके 80% आपको बैंक कंस्ट्रक्शन लोन देगी। इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं एंड दोस्तों चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए यार एंड पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। एंड दोस्तों उसी तरह से रिनोवेशन लोन में भी सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट इसमें आपको कोटेशन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोटेशन जो है वो ज्यादा लोन अमाउंट के लिए आपको रखना पड़ता है। अगर आपका 1 लाख से 5 लाख तक का अगर आपको रिनोवेशन लोन चाहिए होता है तो उसमें आपको कोटेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेकंड दोस्तों ये दोनों ही लोन आपको 5 साल से लेकर के 15 साल तक आपको बैंक जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों अब बात करता हूँ प्लॉट परचेस लोन की। दोस्तों अगर आपको प्लॉट परचेस करना है उस पे अगर आपको लोन करानी है तो बैंक आपको 50% से 75% तक की लोन आपको उस प्लॉट परचेस पर दे सकती है। दोस्तों यानी कि आपके प्लॉट की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के 50% से 75% तक आपको उस पर लोन देगी। दोस्तों प्लॉट परचेस लोन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो ये है कि जैसे मैंने होम लोन में जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वही डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ऑफिस या तो कोई शॉप परचेस करने की एंड उस पे आप लोन कैसे करा सकते हैं यह जानने की तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्शियल परचेस लोन की। दोस्तों इस लोन में बैंक आपको आपकी प्रॉपर्टी के 50 से 65% तक आपको लोन देगी। इसमें एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों का आधार कार्ड की एंड पान कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका 1 साल का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक को देना पड़ेगा और अगर आप जॉब करते हो तो आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक को आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका 2 से 3 साल पुराना बिजनेस प्रूफ आपको बैंक को देना पड़ेगा एंड अगर आप जॉब करते हो तो आपका 2 से 3 साल पुराना मतलब स्टेबिलिटी प्रूफ आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको देना पड़ेगा लोन में। दोस्तों बिजनेस प्रूफ में मैंने पहले होम लोन एंड मॉर्गेज लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें मैंने आपको बताया कि बिजनेस प्रूफ में क्या क्या आता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले के वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको आपके बिजनेस का जो ऑडिट फॉर्म है वो पिछले 3 साल का बैंक को आपको देना पड़ेगा और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो यानी कि अगर आप जॉब करते हो तो आपका 3 साल का आईटी रिटर्न या तो फॉर्म 16 आपको बैंक को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप भी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। और इसी साथ में आपको दोस्तों जहाँ मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने वाले हो जहाँ आप प्रॉपर्टी बाय करने वाले हो उसकी पूरी मास्टर फाइल की कॉपी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। दोस्तों इस लोन में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको इंडस्ट्रियल परचेज लोन में भी आपको देने पड़ेंगे। मतलब उसी इंडस्ट्रियल परचेज लोन में भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, बट इंडस्ट्रियल परचेज लोन
कोई कोई बैंक ही करती है दोस्तों। अब वो कौन कौन सी बैंक लोन करती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपका खुद का प्लॉट है, अगर आपकी कोई खुद की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर आपके कोई खुद का इंडस्ट्रियल शेड है, तो अगर इस पे आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस पे मॉर्गेज लोन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो मैंने इसमें परचेज की जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, जितने सारे वही डॉक्यूमेंट्स जो है इसी में लगेंगे। फर्क सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का आएगा एंड टेन्योर का आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं एंड अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है अहमदाबाद में, अगर आपको अहमदाबाद में नई प्रॉपर्टी परचेज भी करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी अहमदाबाद में रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर या तो ऑफिस का एड्रेस भी आपको दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में।